खामोश क्यों हो गए? बात पूरी करो। रासल मैडा ने पाकिस्तान में अपनी मुसलसल नाकामियों के बाद यह नतीजा अखज़ किया कि वो और उसके अहम साथी सफेद फार्म होने की वजह से हर जगह नजरों में आ जाते हैं और काम बिगड़ जाता है। उसने अपनी मदद के लिए भारत से रा के 2 तजर्बेकार एजेंटों को पाकिस्तान बुलाया था। इन्हें समुद्री रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाने का काम सागा को सौंपा गया था। नीलोर बॉम्बे इस मिशन की तकमील का पैगाम था, यानी नीलोर की तजर्बाती रिएक्टर से इस किस्से का कोई ताल्लुक नहीं है। गजाला ने पूछा। शायद बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। यह और बात है कि रा के एजेंट यहाँ कदम जमाने के बाद नीलोर की तरफ भी मुतवज्जा हो जाएं। वो यहाँ आए हैं तो जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएंगे। वो रासल मैडा की मदद के लिए आए थे तो इसे इनके ठिकाने का इल्म भी तो होना चाहिए। वीरा ने कहा। इन्हें कश्मीर रोड वाली कमीनगाह के फोन पर जॉन सैमुअल से रब्ता करना था। इससे मिल बैठने के बाद आइंदा का कोई प्रोग्राम तय किया जाना था। हमारी कार्रवाई के नतीजे में कश्मीर रोड वाला ठिकाना वीरान हो गया, जान मारा गया। अब कुछ पता नहीं कि वो दोनों कहाँ होंगे और क्या कर रहे होंगे। तुम्हें यकीन है कि रासल मैडा ने तुम्हें चकमा देने की कोशिश नहीं की है? मैंने पूछा। झूठ को मैं हरगिज इतनी अहमियत न देता। वो मौत से बहुत ज्यादा खाइफ है। दहशत ज़दा होने के बाद उसने जो कहानी सुनाई है वो काबिल यकीन मालूम होती है। वो चाहता तो उसे भारतीय कौंसल खाने से रा के एजेंटों की खिदमात मुस्तार मिल सकती थी। तुम ठीक कह रहे हो, अव्वल खान ने मुझसे इत्तेफाक करते हुए कहा। यह सवाल मैंने भी पूछा था। रासल मैडा बिल्कुल नए चेहरों से काम लेना चाहता था। इसका ख्याल था कि भारत के सफारती अमले के साथ साथ रा के मकामी एजेंट हमारी मुतल्लिका एजेंसियों की नजरों में हैं। इनसे काम लेने की कोशिश की गई तो इसका सारा खेल चौपट होकर रह जाएगा। यह दलील खासी फजनी और करीनी कयास है। इसका मतलब है कि डैनी को एक मरतबा फिर कराची के बाजार हुस्न के फेरे लगाने पड़ेंगे। सुल्तान शाह ने पूरी संजीदगी से और फिक्रमंदी से कहा। वो क्यों? गजाला ने चौंक कर पूछा। तुम्हें वो गंदा इलाका क्यों याद आ रहा है? मजबूरी है। सागा अपना सारा वक्त वहीं गुजारता था। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात वहीं से मिल सकेंगी। इसी तरह हम रा के दोनों खतरनाक एजेंटों का सुराग लगा सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है, मैंने तेजी से कहा। अगर वो दोनों पाकिस्तान की सरजमीन पर अजनबी हैं तो सागा और जान की मौत के बाद अब बिल्कुल भी यारो मददगार रह गए होंगे और जल्द ही अपने इन साथियों से मिलने की कोशिश करेंगे जो पहले से यहाँ मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। वो किसी से मिले बगैर वापस भी जा सकते हैं। वीरा ने राय जाहिर की। कोई भी होशियार सीक्रेट एजेंट अजनबी सरजमीन पर जेरे जमीन दुनिया के सरगनों से राब्ता करने के गुर अच्छी तरह जानता है। सागा न सही, उसकी जगह दूसरे बहुत से लोग इंसानों को गैर कानूनी तौर पर यहाँ लाने और यहाँ से ले जाने का काम करते होंगे। वो लौट जाते हैं तो किस्सा ही पाक हो जाता है। मैंने कहा, इन्हें यहाँ आने से पहले कुछ न कुछ ब्रीफिंग जरूर दी गई होगी। इन्होंने इसी की रोशनी में यहाँ रुककर हाथ पैर फैलाने शुरू कर दिए तो क्या होगा? तुम सब अपनी अपनी जात में यहाँ के एक आम शहरी हो। वीरा ने जोर देकर कहा। बाजुकात नौबत यहाँ तक पहुंचती है कि तुम यहाँ के कानून के मुहावसों से छुपते फिरते हो। ऐसी सूरत में तुम्हें बहुत ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। यहाँ बहुत से लोग इन ही कामों की तनख्वाह लेते हैं और वो अपने फराइज अंजाम देना जानते हैं। तुम्हारी ये तावील मुझ पर लागू नहीं होती। मैं एक जिम्मेदार अफसर हूँ। अव्वल खान ने एहतिजाज किया। तुम्हें आज तक यही नहीं मालूम कि तुम सरकारी मुलाजिम हो या गैर सरकारी? फिर तुम अपनी जिम्मेदारी का तयन कैसे कर सकते हो? तुम पूरे मुल्क के ठेकेदार तो नहीं बन सकते। वीरा, मैंने सख्ती से कहा, तुम बहुत ज़हीन और होशियार हो, लेकिन हमारे दरमियान मायूसी और बददिली फैलाने की कोशिश मत करो। अव्वल खान की जिम्मेदारी का तयन इसके रसूख और इख्तियारात से हो जाता है। तुमने सुना नहीं कि ये थोड़ी देर पहले नेवल इंटेलिजेंस के किसी अफसर से बात कर रहा था? मैं हकायक बयान कर रही थी। उसने बेपरवाही से कहा, मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि तुम लोग रासल मैडा पर अपना काम खत्म कर चुके हो तो इसे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे मैदान में तुड़ा दुड़ा कर हलाक करूंगी। ये मेरा हक है। तुम लोगों को इसका एहतराम करना होगा। फिक्र मत करो, अपना दिल ठंडा कर लेना, लेकिन इससे पहले अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। अव्वल खान ने कहा, मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे रासल मैडा के लिए सिर्फ 2 दिन दिए गए हैं। इसके बाद इसकी लाश को कहीं ना कहीं से बरामद होना चाहिए। मौका मिलो तो यह काम आज ही पूरा कर लिया जाएगा। वीरा एक आसूदा से मुस्कुराहट के साथ दफ्तर से निकलकर अकबी हिस्से की तरफ चलेगी जहां गुसल खाना मौजूद था। कोलंबिया से गायब होने वाला हेलीकॉप्टर न जाने कब नमूदार होगा। वीरा के जाने के बाद सुल्तान शाह ने खुद कलाबी के अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा, वो कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे और अंधेरा फैलने के बाद अपने मिशन पर निकलेंगे। गजाला ने राय जाहिर की। वो एक पेशा वाराना मसला था, इसलिए अव्वल खान खामोश न रह सका। उसने कहा, वो आए तो अंधेरा फैलने से कबल या फिर अलल सुबह आएंगे। उजाले में ऊपर से हदफ का तयन आसानी से हो जाता है। अंधेरे में इस किस्म के मिशन आमतौर पर नाकाम रहते हैं। यह भी तो हो सकता है कि इनका हेलीकॉप्टर वाकई किसी हादसे का शिकार हो गया हो। सुल्तान शाह ने कहा, रासल मैडा के जिस्म से चिप बरामद होने के बाद ये सोचना बेसूद है। अव्वल खान का लहजा अटल था। थोड़ी देर में वीरा हाथ मुंह धोकर वापस आ गई। लिबास पर पड़े हुए खून के दाग बदस्तूर मौजूद थे। उसने आते ही रासल मैडा के बारे में अपना मुतालबा तो रहा और हम एक मरतबा फिर दफ्तर से निकल खड़े हुए।
बाहर आकर मुझे हैरत हुई कि स्टेशन 4 के पार्किंग एरिया में मौजूद गाड़ियां गायब हो चुकी थी। इसी के साथ वहां नफरी की कमी भी महसूस हो रही थी। वो सिर्फ मेरा मुशाहिदा नहीं था, वो तब्दीलियां इतनी नुमाया थीं कि सुल्तान शाह ने भी महसूस कर ली। हमारी उलझन भांप कर अव्वल खान ने बताया कि दुश्मनों की मुतवक्का फिजाई मुहिमजोई के खतरे की वजह से उसने मैदान में जमा गाड़ियों को इस इलाके में दूर तक फैला दिया था ताकि फिजा से किसी जमीनी अड्डे की मौजूदगी का सुराग न मिल सके। इस हिकमत अमली का दूसरा फायदा यह था कि STF के मुस्तैद एहलकार अपनी गाड़ियों में मौजूद रहकर काफी दूर तक फिजाई हदूद पर निगाह रख सकते थे और अपनी रेंज में आने वाले मुश्तबा हेलीकॉप्टर को गिरा सकते थे। STF का खासा हमला गाड़ियों के साथ चला गया था। जो लोग बाकी रह गए थे इन्हें बैरकों में महदूद हो जाने के अहकामात दिए जा चुके थे। इन हिफाजती इकदाम के बाद वो इलाका खासा महफूज नजर आने लगा था। हम इन तब्दीलियों और तैयारियों पर तबादला ख्याल करते हुए रास अल मैदा के कमरे में पहुंचे तो वो बहुत अबतर हालत में फर्श पर पड़ा हुआ था, होले होले करा रहा था। हमने तुम्हें इमदाद फराम करने का फैसला कर लिया है। रास अल मैदा से सामना होते ही मैं इस्तरारी अंदाज में बोल पड़ा। हालांकि वहां पहुंचने तक मेरे जहन में कोई नई बात नहीं थी। मेरे जिस्म से बहुत खून बह चुका है। वो कमजोर आवाज में बोला। इसके आसपास फर्श पर जमे हुए खून के लोथड़े इसकी शिकायत की खुली तस्दीक कर रहे थे। थोड़ी देर में तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। मैंने तशफी अमेज लहजा में कहा, हमने नीलोर बाबे के बारे में तुम्हारी कमजोर कहानी सुन ली है। अब जरा यह भी बता दो कि डेविड स्टार्स में तुम्हारा जानशीं कौन है? जब तक मैं जिंदा हूं कोई मेरा जानशीं बनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आइजक बेल मेरा इंतकाम लेगा। नीलोर बाबे के बारे में मैंने जो कुछ कहा है वो लफ्ज ब लफ्ज दुरुस्त है। तुम्हें इस पर एतबार नहीं तो ये मेरा कसूर नहीं है। मुझे तुम्हारी इंसानी हमदर्दी की जरूरत है। अपने कदमों पर खड़े हो जाओ और इन लोगों का तसव्वुर करो जो तुम्हारे रफीक-ए-कार थे और फ्रीडम लॉज की छत पर तुम्हारे हाथों मार दिए गए। क्या वो किसी इंसानी हमदर्दी के हकदार नहीं थे? डैनी तुम तल्ख हो रहे हो। इसकी आवाज से खौफ छलकने लगा। क्या अब तुम वादा खिलाफी करोगे? नहीं, मैं अपनी मिट्टी से किया हुआ वादा पूरा करूंगा। मैं वादा शिकन और जमीर फरोश नहीं हूं। उठो और इस बंद कमरे से बाहर आकर देखो कि खुले आसमान के नीचे हमारी जमीन कितनी खूबसूरत लगती है। उसकी फैली हुई आंखों में तशवीश के साइल लरजने लगे। वो उठते हुए बड़बड़ाया, अपनी मिट्टी से किया हुआ वादा। तुम्हारी बातों से खून की बू आ रही है। जो तुम्हारे अपने खून की बदबू है जो तुम्हें सता रही है। मैंने बेरहमी से कहा, इसीलिए कह रहा हूं कि इस बंद और सड़ते हुए कमरे से निकलकर ताज़ा हवा की खुशबू अपने वजूद में समेटो। ये सादत तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। उसकी सहमी हुई नजर मेरे चेहरे से फिसल कर अव्वल खान के बुशरे पर मरकूज होगी। तुमने वादा किया था क्या मुझे वीरा की बर्बरियत से महफूज रखोगे, मगर अब डैनी पर खून सवार है। ये क्या हो रहा है? डैनी ठीक कह रहा है, बाहर आ जाओ। अव्वल खान ने नरमी से कहा। वो चला तो इसके कदम डगमगा रहे थे। इसके दोनों हाथ पहलुओं पर यूं झूल रहे थे जैसे मफलूज हो चुके हों। वर्म आलूत शाने आगे की तरफ ढलके हुए थे। हम पांचों ने उसके लिए रास्ता छोड़ दिया। वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, वीरा ने लपक कर उसके पुष्ट पर जोरदार लात रसीद की और वो चीख मार कर दूर तक घिसटता चला गया। वो रोक देने वाली आवाज में गिड़गिड़ाता हुआ बहुत मुश्किल से बरामदे के फर्श से उठा तो वीरा दोबारा उसके सर पर मुसल्लत हो चुकी थी। जाते जाते उसने अव्वल खान की जेब से रिवाल्वर उचक लिया था और दौड़कर मेरे दस्तर से निकलने की कोशिश करो। तुम 5 मिनट तक मुझसे दूर रहने में कामयाब हो गए तो तुम्हें जिंदगी मिल जाएगी, वरना जहन्नुम के धाने पर मेरा बाप तुमसे अपना हिसाब बेबाक करने का इंतजार कर रहा है। वीरा ने सर्द और सफाकाना लहजे में उससे कहा, तुम इसके पास पहुंच जाओगे। उसने वीरा की तरफ देखा और कांप उठा। अगले लम्हे उसने दौड़ लगा दी। उसने वीरा की आंखों में उसके अजाइम की तहरीर बिल्कुल साफ पड़ ली थी। रास अल मैदा के दौड़ते ही वीरा किसी मासूम बच्चे की तरह कुलकारी मारकर हंस पड़ी और फिर उसने भी अपने शिकार के ताकुम में दौड़ लगा दी। इस वक्त तक रास अल मैदा बरामदे से उतरकर मैदान में पहुंच चुका था। वो निढाल और जख्मी था। वीरा जवान और तंदुरुस्त थी। वो चंद लम्हों में अपने शिकार तक पहुंच गई। उसने पीछे से रास अल मैदा को अड़ंगी लगाई और वो फिजा में उछलकर एक मरतबा फिर खाक चाटने पर मजबूर हो गया। उठो और भागो। वीरा पूरी कुव्वत से दौड़ी। उसकी वहशियाना आवाज में ऐसी तासीर थी कि रास अल मैदा एक मरतबा फिर मैदान में दौड़ता हुआ नजर आया। ये वाकई बर्बरियत है। गजाला फुरेरी लेकर बोली, अब इसे गोली मार देनी चाहिए। यह बर्बरियत जरूर है, लेकिन यह भी याद रखो कि इसका निशाना रास अल मैदा है। अपने अमाल के बिना पर वो इससे ज्यादा पुरअज़ियत मौत का हकदार है और फिर वीरा को इस वक्त कौन रोक सकेगा? तुमने सुना नहीं कि उसकी आवाज से कैसी दरिंदगी छलक रही है? तो मेरे दफ्तर में जाकर बैठो, ये खेल ज्यादा देर तक जारी नहीं रहेगा। अव्वल खान ने गजाला के छाने पर थपकी देकर नरमी से कहा और गजाला उसके मशवरे पर अमल करते हुए उसके दफ्तर की तरफ चल पड़ी। मैदान रास अल मैदा की कर्मनाक चीखों और वीरा के वहशियाना कहकों से गूंजता रहा। वीरा बार बार उसे दौड़ाकर गिरा रही थी। एक बार रास अल मैदा इस बुरी तरह ढेर हुआ कि जमीन पर घिसटने और रेंगने के बावजूद अपने कदमों पर खड़ा होने में कामयाब नहीं हो सका। इस वक्त वह अजियत और दहशत से बलबलाकर लर्जा खेज आवाज में थाड़े मार रहा था। वीरा, अब इस बासठ को शूट कर दो। अव्वल खान ने तकरीबन चीख कर कहा। चूहे और बिल्ली के इस खेल में वीरा हम लोगों से काफी दूर निकल चुकी थी। इस वक्त वीरा पर दीवानगी तारी हो चुकी थी। उसने वहीं से चीख कर कहा, मैं इस पर गोली जाया नहीं करूंगी।
ये कहकर उसने खाको खून में आलूदा दुश्मन पर ठोकरे बरसानी शुरू कर दी। इसी वक्त अव्वल खान के हाथों में दबे हुए मखसूस ऑपरेटर्स पर आवाज आने लगी। गन पोस्ट 1 वाले अपने टेलीस्कोप में एक हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। वो दायरों की सूरत में एक बड़े इलाके में घूमता हुआ रफ्ता रफ्ता इसी तरफ आ रहा है। इसके लिए क्या हुक्म है? फिलहाल इसे आने दो। ये कहते हुए अव्वल खान समेत हम सब की नजरें आसमान की तरफ उठ गईं। वो कह रहा था वो जायजा लेता हुआ आ रहा है। दोकल नेटवर्क पर सबको बता दो कि मेरी हदायत के बगैर फायर न किया जाए। ओके सर। अव्वल खान से हदायत लेने के बाद जब वही आवाज हर एक को अमूमी हदायत जारी करने लगी तो मुझे अंदाजा हुआ कि अव्वल खान का वो मखसूस ऑपरेटर्स एक महदूद दायरे में काम करने वाले किसी लासिल्की निजाम से वाबस्ता था। मगरब की तरफ झुकते हुए सूरज की तेज किरणों से आंखों को बचाने के लिए मैंने अपनी पेशानी पर हथेली का छज्जा बनाया और फिर मेरी निगाहें फिजा में भटकने लगी। आसमान दूर दूर तक साफ पड़ा हुआ था। फिजा में खामोशी थी। बस वीरा के कहके या रास अलमेडा की चीखें सुनाई दे रही थी। रफ्ता रफ्ता हवा के दोष पर किसी हेलीकॉप्टर के इंजन का धीमा शोर सुनाई देने लगा। वो आवाज बतदरीज करीब आती जा रही थी। अव्वल खान का ऑपरेटर खामोश रहा। उसके आदमी गैर जरूरी जोश और जोदे बयां का मुजाहरा करने के बजाय मुकम्मल इन्हिमाक से अपना काम सर अंजाम देने की आती थी। हेलीकॉप्टर के इंजन का लम्हा बलमा वाजे होता हुआ शोर शायद वीरा ने भी सुन लिया। उसने अपने करीबुल मर्ग हरीफ को भूल कर आसमान पर इधर उधर नजर दुराई। फिर वो जमीन पर पड़े हुए रास अलमेडा पर झुक गई। फासला ज्यादा होने की वजह से किसी को अंदाजा नहीं हो सका कि वो दुश्मन के साथ क्या सलूक कर रही थी, मगर मेरा अंदाजा था कि वीरा उस होलनाक इंतकाम के आखिरी लम्हों का हिसाब बराबर कर रही थी। वीरा के वापस लौटने तक आसमान पर स्याही माइल हेलीकॉप्टर का वजूद नजर आने लगा था। वो इस वेराने में पनहा होलनाक खतरात से बेखबर नीचे परवाज करता हुआ आगे बढ़ रहा था। सीधा आते आते हेलीकॉप्टर ने अचानक दाहिनी सम का रास्ता इख्तियार कर लिया। मेरे इज़्तिराब में इजाफा हो गया, मगर चलती मेरे खदशात गलत साबित हो गए। एक लंबा चक्कर लेने के बाद हेलीकॉप्टर दोबारा पुराने रास्ते पर आ गया। अपने वजूद में बैक वक्त 18 मुसल्लह कमांडोस और इनका वजनी साजो सामान को छुपा लेने वाला वो देव पैकर मशीनी अफरीत एक बड़े दायरे की सूरत में प्रवास करता हुआ हमारी नजरों से मासूम होकर बैरकों के ऊपर से आगे निकलता चला गया। इसका शोर तेज होने के बाद धीमा होने लगा था। वो आगे निकल गए। मालूम होता है कि वो इन बैरकों की अहमियत का इदराक नहीं कर सके। अव्वल खान ने पहलू बदलते हुए मुसरफाना लहजा में कहा, अब वो मेरी गनों की नींद से निकल जाएंगे। इस पर फायर करने से पहले यकीन कर लेना जरूरी है कि वही हमारा मतलूबा हेलीकॉप्टर है। सुल्तान शाह ने अव्वल खान को याद दिलाया। ऐसा ना हो कि उजलत में हम अपना ही को नुकसान कर बैठे। मैं आके पहाड़ पड़कर हेलीकॉप्टर को नहीं, इस पर बने हुए निशानात देखने की कोशिश कर रहा था। इसके निशान वाजे थे, वही हमारा हदफ है। इस वक्त वीरा हमारे पास आ पहुंचे और पुरस्कून लहजा बोली, आखिरकार रास अलमेडा के हमदर्दों ने अपना रास्ता तलाश कर ही लिया। वो बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ पहुंचे, लेकिन तुम्हारे हथियार क्यों खामोश हैं? वो कहीं न कहीं उतरेंगे, अव्वल खान ने पुरुमीद लहजा में कहा। फिर अचानक अपनी रिस्ट वॉच देखने लगा। इसका वो अंदाज इस कदर गैर मामूली था कि मैं उससे सवाल किए बगैर नहीं रह सका। मुझे 5:30 बजे अपने बड़ों को रिपोर्ट देनी है, अभी तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। इसके जवाब ने मेरी उलझन दूर कर दी। इस हेलीकॉप्टर को फिजा ही में मार लिया जाता तो बेहतर था, वीरा कहने लगी। इसमें तरबियत याफ्ता कमांडोज भरे हुए होंगे। वो एक बार कहीं लैंड करने के बाद अपने मोर्चे जमाने में कामयाब हो गए तो इन्हें ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल साबित होगा। पूरा इलाका अच्छे खासे मैदान जंग में तब्दील हो जाएगा। वीरा की वो राय 100% दुरुस्त थी। इस पर किसी ने कोई तबसरा नहीं किया। फिजा में हेलीकॉप्टर का मद्दम शोर दोबारा सुनाई दिया तो अव्वल खान का चेहरा खिल उठा और वह मेरा बाजू दबाते हुए बोला, पहले वो सर्वे कर रहे थे, अब शायद किसी मुंतखब मकाम की तरफ लौट रहे हैं। इस वीरान और बेआबो काया इलाके में इन खाली बैरकों से ज्यादा बेहतर जगह कौन सी हो सकती है? मैंने मानी खैर लहजा में कहा, वो यकीनन इसी तरफ आएंगे। रास अलमेडा मर चुका है या तुम उसे बेहोश करके आई हो? गजाला वीरा से पूछ रही थी। अब वो कभी होश में नहीं आएगा, मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी है, वीरा ने इत्मीनान से कहा। इस बार हेलीकॉप्टर का शोर तेजी से करीब आ रहा था। वो अभी तक हमारी नजरों में नहीं आया था कि अचानक अव्वल खान के ऑपरेटर्स पर इस तरह आवाज ऊपर लगी, सर हम हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं। इसमें से छाता बरदारों ने बाहर कूदना शुरू कर दिया है। 2, 3, चौथा भी कूद चुका। इसकी बात पूरी होने तक हेलीकॉप्टर हमारी नजरों के सामने आ गया। छाता बरदार कमांडोज को उतारने की वजह से इस बार वो कदरे ज्यादा बुलंदी पर प्रवास कर रहा था। हमारे देखते ही देखते इसमें से 2 हेवले खुली फिजा में कूदे और फिर इनके सुरमई पैराशूट खुलकर फिजा में तन गए। फायर! छाता बरदारों को जमीन पर आने से पहले उड़ा दो। अव्वल खान ने ऑपरेटर्स में हुक्म जारी किया। इस वक्त तक हमारे सामने फिजा में तैरते हुए छाता बरदारों की तादाद 4 हो चुकी थी। जो हमारी नजरों से ओझल थे वो इनके अलावा थे। इस वक्त हवाएं तेज नहीं थी, इस वजह से सारे पैराशूट बहुत मुख्तसर जाविया बनाते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहे थे। अचानक फिजा 2 जबरदस्त धमाकों से लर्ज उठी। एक मोटी सी आदशी लकीर अपनी राह में आने वाले एक छाता बरदार को निस्तो नाबूद करती हुई हेलीकॉप्टर के नीचे से गुजर के दूसरी तरफ से फायर किया जाने वाला गोला एन अपने हदफ पर पहुंचा और फिजा में परवाज करता हुआ हेलीकॉप्टर एक जोरदार धमाके से आग और धुएं के कसीफ बगोले में तब्दील होकर जमीन की तरफ आने लगा।
वो फैसला कुल लम्हात इस कदर सनसनीखेज और हैजान अंगेज थे कि मुसर्रत से बेख्तियार हमारी चीखें निकल गईं। एंटी एयरक्राफ्ट गन्नों के राउंड फायर होते ही यूं महसूस हुआ जैसे सुपर हाईवे के इस दूर उफ्तादा वीराने में अचानक बारूदी बहार आ गई हो। हर तरफ लंबी रेंज की भारी राइफलों के नगमे गुनगुनाने लगे। एसटीएफ के एहलकार भी आखिर गोश्त पोस्ट के इंसान ही थे। हेलीकॉप्टर की तबाही पर गालिबन वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके थे और धुआंधार फायरिंग करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। वो सब पेशावर जंगजू थे। उनकी वो फायरिंग ऐसी अंधाधुंध भी नहीं थी। जो लोग हेलीकॉप्टर में मौजूद थे वो इसी में जहन्नुम वासिल हो गए थे और जो फिजा में तैरते हुए नीचे आ रहे थे वो इन गोलियों का निशाना बन रहे थे। एक गजबनाक गोली अपने जिंदा लटकते हुए शिकार से फटक कर उसकी फूली हुई पैराशूट को फाड़ती हुई निकल गई और तहफ्फुज की वो छतरी तबाह होते ही उसके आखिरी सिरे पर लटका हुआ कमांडो कशिश शकल के जेरे असर बढ़ती हुई रफ्तार के साथ नीचे आने लगा। इसे सहारने वाली पैराशूट ने सुकड़कर महज एक रस्सी की सी सूरत इख्तियार कर ली थी। पलक झपकते ही वो कमांडो लर्जा खेज रफ्तार से संगला जमीन से अटक रहा। वो हमसे बहुत दूर गिरा था मगर हम में से हर शख्स को अंदाजा था कि इसके चीथड़े दूर दूर तक बिखर गए होंगे। हेलीकॉप्टर का जलता हुआ ढांचा जमीन पर गिरने के बाद दहकते और भड़कते हुए अलाव में तब्दील होकर फिजा में धुएं के कसीफ बादल उकर रहा था। इसमें आने वाले यकीनन मोहलक बारूदी हथियारों से लैस रहे होंगे क्योंकि तपश में इजाफे के साथ साथ इस अलाव में मुतअद्दिद धमाके भी गूंज रहे थे। इन आवाजों से जाहिर हो रहा था कि वो ताकतवर बारूदी असले के फटने से पैदा हो रही थी। बज़ाहिर स्पेशल टास्क फोर्स कुछ भी नहीं थी। सरकारी कागजों पे तो सिरे से इसका वजूद भी नहीं था मगर इस सोशरुबा मैदान कारजार में वो फोर्स अपनी तमाम तर ताबनाकियों के साथ मुस्तैद और फाल थी। दुश्मनों पर कारी वार हो रहे थे। हेलीकॉप्टर के शिकम से बरामद होते हुए चंद सुरमाओं को मैंने खुद गिना था। बाकी वो थे जो हमारी निगाहों से दूर फिजा में कूदते थे और फिर हवा के रुख पर तैरते हुए हमारी नजरों के सामने आ गए थे। मेरी यादाश्त के मुताबिक इनकी कुल तादाद 9 से ज्यादा नहीं थी। इनमें से एक को एंटी एयरक्राफ्ट गन के गोले ने फिजा में बखेर कर रख दिया था। बाकी रह जाने वालों को दूर मार राइफलों की गोलियां चाटती जा रही थी। मुझे महसूस हो रहा था कि इन कमांडोज में से 2-3 जमीन को छू लेने में कामयाब हो जाएंगे और फिर इस वीराने में मौतो हयात का एक तवील मार्का छिड़ जाएगा। लेकिन इनमें से आखिरी कमांडो भी महज चंद फुट की बुलंदी पर एक खून आशाम गोली का निशाना बन गया और मतला बिल्कुल साफ हो गया। शाबाश मेरे शेरों। अव्वल खान अप्रेंटिस अपने धानी के करीब लाकर जज्बात आमेज लहजे में बोला, दुश्मन को मुकम्मल तबाही का सामना करना पड़ा है। अब हमें सिर्फ इनकी लाशों का शुमार करना है। हर शख्स वापस लौट आए। जलते हुए मलबे को अपने मुहासरे में ले लो। मुझे यकीन है कि इनमें से कोई जिंदा नहीं बचा होगा। महाज साफ हो चुका था। दुश्मन इबरतनाक शिकस्त से 2-4 हुआ था। बहुत तेजी के साथ फायरिंग का तसलसल टूटने लगा और फिर फिजा पर एक भयानक सन्नाटा तारी हो गया। किस कदर दहशत अंगेज है ये खामोशी भी। अव्वल खान झुरझुरी लेकर बोला, किसी भी बड़ी बर्बादी से पहले और बाद में ऐसा ही जां गुसल सन्नाटा छा जाता है। वीरन जज्बात से हारी लहजा में कहा, इस वक्त तुम्हारे आदमी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मुझे इसका एहसास है। अव्वल खान ने पूरे इंकिसार से कहा, महीनों पर वही जंग का आखिरी मुकाबला इसी वक्त हुआ है और मेरे आदमियों ने दुश्मन को बेदस्तों पा करके भून डाला है। भुना हुआ ये दुश्मन अब तुम्हारे गले पे पड़ सकता है। सुल्तान शाह की भराई हुई आवाज ने हर एक को चौंका दिया। क्या हजियान बक रहे हो? वीरा ने उसकी तरफ घूम कर तजहीक अमेज लहजा में पूछा। हजियान नहीं, ये हकीकत है। तुम अव्वल खान से मेरे बयान की तस्दीक कर सकती हो। वीरा मशीनी अंदाज में अव्वल खान की तरफ मुतवज्जा होगी और चुपते हुए लहजा में बोली, तुम्हारा प्यारा और टैनी का दुलारा क्या कह रहा है? इसके बाद तुम्हारी समझ में आ रही है? इस वक्त मेरा ज़हन एक बड़ी कामयाबी के नशे से माहूफ हो चुका है। रासलमैंडा अपने सारे हमायतियों समेत मारा जा चुका है। इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। अपने दोस्त से पूछो कि ये क्या कहना चाह रहा है। अव्वल खान ने वीरा से कहा, ये ठीक कह रहा है। मैंने सुल्तान शाह की तायद करते हुए कहा, हमने स्टेशन 4 को दरपेश खतरे का सद्देबाब तो कर लिया है लेकिन अभी तक इसके नताज को भूले हुए हैं। इस हेलीकॉप्टर के अमले समेत गुमशुदगी रिकॉर्ड पर मौजूद है। जो ही इसकी तबाही की तस्दीक हो जाएगी ये इलाका बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। अगर एसटीएफ ने ये जगह नहीं छोड़ी तो इस हादसे की सारी जिम्मेदारी इसी पर आ जाएगी। फौरी तौर पर फोर्स को यहाँ से हटा ले जाना नागुज़ीर हो चुका है। वो बात बहुत वाज़ेह थी। अव्वल खान के चेहरे पर तशवीश के साए फैलते चले गए। क्या यह मुमकिन है कि तुम लोग अपनी मौजूदगी की सारी अलामात मिटाकर यहाँ से निकल जाओ? वीरा ने अव्वल खान से सवाल किया। इस सूरत हाल पर तो वो भी परेशान नजर आने लगी थी। मजबूरी के आलम में सब कुछ करना पड़ेगा। ये बात हमें पहले ही सोच लेनी चाहिए थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता या जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी मर्जी या इरादे का कोई दखल नहीं है। अगर वो लोग यहाँ उतरने का इरादा न करते और आगे निकल जाते तो कुछ भी ना होता। यहाँ होने वाली खुनरेजी तुम पर मुसल्लत की गई है। तुम इन्हें जहन्नुम वासिल न करते तो वो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देते। हमारे लिए ये एक बेहतरीन ठिकाना साबित हुआ था। इसे छोड़कर मैं परेशान हो जाऊंगा। आर्जी तौर पर यहाँ से कूच करना ही होगा। मैंने फैसला कुन लहजा में कहा, हेलीकॉप्टर के बारे में छानबीन का जोर टूटने के बाद तुम दोबारा यहाँ आ सकोगे। मामले का रुख वाकई बहुत संगीन था। हेलीकॉप्टर और इससे कूदने वाले कमांडोज की मौत में अच्छी हथियारों के इस्तेमाल का
हर वाज़ेह सबूत इस तरह मौजूद था कि किसी भी तरह उसे मिटाया नहीं जा सकता था। इन शवाहिद की रोशनी में हेलीकॉप्टर और उसके अमले की मुकम्मल तबाही को इत्तफाकी हादसा करार नहीं दिया जा सकता था। कोलंबिया वाले इस तबाही को आसानी से हजम नहीं कर सकते थे। वो हर कीमत पर यह जानने की कोशिश करते कि हेलीकॉप्टर की तबाही में किन लोगों का हाथ है। गनीमत यह था कि इन्होंने खुद ही हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी की इतला दी हुई थी, वरना गैर सरकारी तौर पर इनके लिए यह समझना दुश्वार न होता कि रास अल्मेडा के जिस्म में पोशीदा चिप के सिग्नल्स ने इसके कैद हो जाने की निशानदेही की थी और उसे कैद करने वाले लोग ही हेलीकॉप्टर और इसके अमले की तबाही के जिम्मेदार थे।